अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 का लेक्चर 1 किया था, जिसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन और इसके अलावा स्पिन मोशन और टॉर्क की रिलेशन फाइंड आउट की थी। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर है हमारा। और आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा आज के लेक्चर की एक दो और टॉपिक्स होंगे। आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि पिछले लेक्चर से कंटिन्यूटी में चल रहा है, और चैप्टर 5 वैसे ही पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर सैयद रबीद फ्रॉम वी ट्यूशंस। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारी आज की लेक्चर की आउटलाइन रहेगी। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये। और इसके बाद हम इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सबसे पहले। ये एक पिक्चर है जिसमें डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं हमारे पास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर मतलब किसी भी शेप का जो सेंटर पॉइंट है, और मास मतलब जहां उसका पूरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके अंदर जितना सब्सटेंस है वो कंसंट्रेटेड है या फोकस्ड है। तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे एक बॉडी का या एक ऑब्जेक्ट का पूरा मास फोकस्ड होता है या कंसंट्रेटेड होता है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास। इन शेप्स में आप देख सकते हैं कि इनके जो सेंटर पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड हैं। ये इनके सेंटर ऑफ मैसेज हैं। जिस तरह ये रेक्टेंगुलर बॉडी में आप देख सकते हैं कि हर तरफ से जो सेंटर पॉइंट है, चाहे एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, या इवन जेड एक्सिस हो। जेड एक्सिस यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको पता है जेड एक्सिस 3D में होता है और ये हमारे पास 2D स्क्रीन है। और चाहे हमारे पास एक स्क्वायर शेप हो, स्क्वायर शेप का भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सेंटर पॉइंट है वो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा, सिलेंडर में डिफरेंट होगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन होगा ये भी सेंटर ही, क्योंकि इसका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये ऐसे इसकी स्ट्रेट लाइन से शो करके और इसका सेंटर निकालेंगे हम पूरे इस शेप का। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस तरह अभी मैंने बताई वही सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन लिखी हुई है। द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। एक ऑब्जेक्ट का पूरा मास जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है या फोकस्ड होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, उसको कहते हैं, उसके हिसाब से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट क्योंकि शेप्स के होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, अब हर ऑब्जेक्ट सिंपल शेप का तो नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं, तो उसके हिसाब से फिर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ता है, वो पोजीशन उसकी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, इस पिक्चर से भी आपको थोड़ा क्लियर आइडिया होगा कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली होता क्या है। आप फर्ज करें कि इस तरह कोई चीज बैलेंस कर रहे हो, या ऐसे आप चल रहे हो, एक इस तरह से प्लेट रखी हुई हो, प्लेन, और इस पे आप चल रहे हो और ये नीचे इस पे टिकी हुई हो, इस शेप में, ये ट्रायंगुलर शेप है। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम के बीच बीच में आ जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में, तो क्या होगा, आप उस पे टिके रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। लेकिन आप जैसे ही इस साइड या दूसरी साइड, किसी भी साइड आप कॉर्नर की तरफ जाने लगेंगे तो वो आप डिसबैलेंस होने लगेंगे, आपका पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये सेंटर पॉइंट है, जहां आप अगर खड़े होंगे तो वो पूरा सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा, ना आप लेफ्ट साइड पे गिरेंगे ना राइट साइड पे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं? यहाँ एक हमने एग्जांपल ली हुई है, ये आपकी बुक में भी है। बुक में भी समझाया हुआ है, लेकिन बुक में इतनी डिटेल में नहीं समझाया हुआ, सिर्फ जस्ट उन्होंने वर्डिंग लिखी हुई है पूरी। मैंने आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के और वर्डिंग्स को और आसान करके समझाने की कोशिश की है, ये डेरिवेशन। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास, और ये एक बात का ख्याल रखिएगा, 3D बॉक्स है, 2D नहीं है। इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और हाइट भी है। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इसकी डायमेंशंस हैं। अच्छा, इसका टू फाइंड द सेंटर ऑफ center of mass of the rectangular block, we need to determine the location where the entire mass of the block can be assumed to be concentrated.
वो लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि इसमें ऑलरेडी गिवन है, ये पॉइंट जहां इस ब्लॉक का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम ये कर सकते हैं किस तरह, किस फॉर्मूले के जरिए, अगर हम x1 m1, ये हम फॉर्मूला है x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 प्लस सो ऑन, मतलब जहां तक भी ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। अच्छा, ये x1 x2 x3 ये वैल्यूज कहाँ से आई? ये वैल्यूज हमने इस तरह से लाई कि हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये एक ग्राफ पे बनी हुई है, ग्राफ पे बनी हुई है, तो इससे हम हमारे ये पॉइंट्स आ रहे हैं। लेट से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 पॉइंट है, ये x4 पॉइंट है, और ये मैसेज भी उन्हीं हिसाब से कि x1 पॉइंट पे कितना मैस है इस ऑब्जेक्ट का, x2 पॉइंट पे कितना मैस है, उसके हिसाब से आप इसको ऐसे समझें कि इस ऑब्जेक्ट को हमने टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया इसको स्टडी करने के लिए, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन अप टू mn, मतलब जहां तक भी हम डिवाइड कर रहे हैं, जहां तक भी वैल्यूज आ रही हैं, जितना भी हम उसके टुकड़े कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक एवरेज ही है, और हमें किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट मालूम करने के लिए हमें पता है कि हमें एवरेज ही निकालनी होती है उसकी, तभी हम सेंटर पे पहुंचते हैं। एवरेज कहते हैं या मीन कहते हैं ऐसे हम। अच्छा, यहाँ जो एक्स कॉम से शो हो रहा है ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है। एक्स कॉम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये जैसा मैंने आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, x1 x2 x3 आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल masses विद इन द ब्लॉक। जो हमने विद इन द ब्लॉक इंडिविजुअल masses कंसीडर किए, एज्यूम किए, ये सब हमने एज्यूम किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इतनी बड़ी डायग्राम को हमने पीसेस में डिवाइड कर दिया ताकि उसको हम इजिली एनालाइज कर सकें। अगेन m1 m2 m3 के बारे में बता रहे हैं कि उन्हीं पॉइंट्स के, उन्हीं इंडिविजुअल सेक्शंस के मैसेज हैं ये। तो for a rectangular box we can assume that the entire mass is concentrated in the at the geometrical center of the block जो उसका ब्लॉक का ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है। तो हम सेंटर पॉइंट निकालने का क्या तरीका होगा हमारे पास? चलें, ये कैलकुलेशन आने से पहले मैं आपको 2 सेकंड का पॉज लेता हूं। आप सोचेंगे सेंटर पॉइंट निकालने का क्या तरीका होगा, बस इसको ध्यान में रखें कि इसकी एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है। तो सेंटर पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हम इसी तरह निकालेंगे, जो उसकी टोटल लेंथ है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो टोटल हाइट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और जो टोटल विड्थ है उसको भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ताकि हम तीनों डायमेंशंस की सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाए। तो बिल्कुल इसी तरह होगा हमारा काम। एक्स कॉम्पोनेंट L/2, यहाँ L शो कर रहा है लेंथ को, वेयर L इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इसी तरह हमारा सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकलेगा जो कि W/2 से हम शो करेंगे, W शो कर रहा है विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स को। और सिमिलरली हमारा z कोऑर्डिनेट निकलेगा, बहुत इजी डेरिवेशन है। z कंपोनेंट निकलेगा जो कि h/2 निकलेगा। ये तीनों हमारे कंपोनेंट्स निकल गए, x y एंड z, और h हाँ शो कर रहा है हाइट, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स को। देयरफॉर तो ये हमारे तीनों पॉइंट जब निकल गए तो हमें एक पॉइंट चाहिए जो कि सेंटर ऑफ मास है। तो हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे और एक पॉइंट बना लेंगे जो कि हमारा सेंटर ऑफ मास बनेगा, वो है ये पॉइंट L/2, W/2 और h/2, मतलब लेंथ अपॉन 2, हाफ ऑफ लेंथ, हाफ ऑफ विड्थ एंड हाफ ऑफ हाइट। तो ये हमारी फाइनल कंडीशन बन गई। अच्छा, इसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी इन अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो जिसको हम स्टडी कर रहे हो, जिस तरह मैंने एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें वो बंदा एक प्लेन पे चल रहा था और नीचे ट्रायंगुलर एक शेप था, वो भी एक सिस्टम था जिसको हम स्टडी कर रहे थे उस वक्त। तो इक्विलिब्रियम होता है जब एक आपका सिस्टम बैलेंस में हो या स्टेबिलिटी में हो। बैलेंस मतलब उसमें चेंजेस ना आ रही हो। It is often used in physics to describe the state where the forces or factors that affect the system are in balance. मतलब एक सिस्टम में जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, वो फोर्सेस हैं, चाहे कुछ और फैक्टर है, प्रेशर है, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सारे बैलेंस में हो।
बैलेंस में होने का मतलब है उसमें चेंजेस ना आ रहे हो। जिस तरह ये एक सिस्टम देखें आप, अभी इन पॉइंट्स पे हमने रखे हुए वेट्स, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम बेसिकली बैलेंस से रेफर करता है, और ये सिर्फ फिजिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता, ये इवन इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, जहां हम सप्लाई एंड डिमांड की बैलेंस वगैरह स्टडी करते हैं, उसमें भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं हम। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक होती है स्टैटिक और दूसरी है हमारे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पहली है और दूसरी है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये बहुत इजी है इनको स्टडी करना। स्टैटिक का मतलब ही होता है एट रेस्ट, मतलब नो मोशन, कोई मोशन ना हो रहा। डायनामिक का मतलब ही होता है कि सम मोशन, कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ मोशन हो रहा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स में, नो मोशन, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कोई मोशन भी ना हो रहा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट मोशन होता है, इसमें मोशन होता है लेकिन उसमें चेंजेस नहीं आती, कांस्टेंट होता है। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक बुक है जो कि लाई कर रही है एक टेबल पे, जस्ट वो पड़ी हुई है एक टेबल पे, तो ये रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। बिल्कुल इसी तरह एक कार है जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम कहेंगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, और इवन जो इक्विलिब्रियम की हमने डेरिवेशन की थी, पूरा रिलेशंस का डिराइव किया था, वहां से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में बेसिकली ज्यादातर डिफरेंस बिटवीन आते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के, और इसके लिए मैं नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि ये है वेबसाइट का लिंक www.vtuitions.com, आप इजिली वहां साइन अप करके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, और ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपके कोई सवाल हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।